नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम को किया संबोधित। राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप योजना, पहली बार एमएसएमई निर्यातकों की क्षमता निर्माण योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की नई विशेषताओं का किया शुभारंभ। मणिपुर में लगातार भारी बारिश के कारण बुधवार की रात भूस्खलन, टेरिटोरियल आर्मी के कई जवानों सहित 8 लोगों की मौत और 45 से अधिक लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर भूस्खलन की घटना पर दुख जताते हुए हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चौंकाने वाला ऐलान करते हुए कहा, शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे होंगे प्रदेश के नए सीएम। आज शाम 7:30 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय उत्पादकों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए देश में एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाना जरूरी है। नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाने का संकल्प लिया है और इस सिलसिले में कई पहल की गई है। श्री मोदी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर निधि के तहत 50,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकालीन ऋण रेखा लाइन गारंटी योजना के तहत एमएसएमई के लिए 3,50,000 करोड़ रुपए सुनिश्चित किए गए। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप योजना, पहली बार एमएसएमई निर्यातकों की क्षमता निर्माण योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की नई विशेषताओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सहायता हस्तांतरित की। श्री मोदी ने एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2022 के परिणामों की भी घोषणा की और राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार वितरित किए। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत कोष में 75 एमएसएमई को डिजिटली पुरस्कार जारी किया। आज पूरी दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था की गति को देखकर प्रभावित है और इस गति में बहुत बड़ी भूमिका हमारे एमएसएमई सेक्टर की है। इसलिए एमएसएमई आज मैक्रो इकोनॉमी की मजबूती के लिए भी जरूरी है। आज भारत जितना निर्यात कर रहा है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा एमएसएमई सेक्टर का है। इसलिए एमएसएमई आज मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स के लिए जरूरी है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत देने के लिए पिछले 8 साल में हमारी सरकार ने बजट में 650%, 650% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। और इसलिए हमारे लिए एमएसएमई का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। साथियों, आप भी जानते हैं कि जब हम एमएसएमई कहते हैं तो तकनीकी भाषा में इसका विस्तार होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज। लेकिन ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की विकास यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 1/3 हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है। आसान शब्दों में कहूं तो भारत आज अगर 100 रुपये कमाता है तो उसमें 30 रुपये मेरे एमएसएमई सेक्टर की वजह से आते हैं। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है।
मणिपुर में लगातार भारी बारिश के कारण बुधवार की रात भूस्खलन की चपेट में आने से आम लोगों के साथ टेरिटोरियल आर्मी के कई जवान इसकी चपेट में आ गए। यह घटना नोनी जिले के तुपुल रेलवे स्टेशन के पास हुई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 45 से अधिक लोग मलबे में दबे हैं। रेलवे के अनुसार अब तक 19 लोगों की जान बचाए जा चुके हैं। वहीं बड़े पैमाने पर मलबे गिरने के कारण इजेई नदी अवरुद्ध हो गई है, जिससे एक जलाशय बन गया है और निचले इलाकों के जलमग्न होने का खतरा पैदा हो गया है। जिरीबाम से इम्फाल के बीच रेलवे लाइन के निर्माण कार्य की सुरक्षा के लिए 107 टेरिटोरियल आर्मी के जवानों को तैनात किया गया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मौके पर जाकर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर भूस्खलन की घटना पर दुख जताते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज चौंकाने वाला ऐलान करते हुए कहा कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे प्रदेश के नए सीएम होंगे। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के ज्यादातर विधायकों का समर्थन है और भाजपा एवं 16 अन्य निर्दलीय विधायकों ने उन्हें समर्थन का फैसला लिया है। फडणवीस ने कहा कि शिंदे आज शाम 7:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। फडणवीस ने कहा कि वो खुद कैबिनेट से बाहर रहेंगे और आने वाले दिनों में कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बुधवार को बैठक में राज्य के युवाओं की पुलिस सेवा में सहभागिता को बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रूल्स 2019 में अरुणाचल प्रदेश पुलिस सेवा में पुरुष और महिला दोनों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सुधार को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने आउट ऑफ टर्न बेसिस पर की गई नियुक्तियों को रद्द करते हुए ऐसे कर्मियों को मूल पदों पर वापस नियुक्त कर संबंधित विभाग के सचिव विभागीय प्रमुख को 30 दिनों के भीतर इस संबंध में मुख्य सचिव को रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने आज ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में क्वालिटी मिडवाइफरी के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन तीनों जिलों के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को मिडवाइफरी सर्विस वाहन मिलने से विशेष रूप से महिलाओं को संस्थागत प्रसव के साथ ही शिशु और जननी सुरक्षा में सहायता मिलेगी। जम्मू कश्मीर में गोरखा रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट पद पर कमीशन्ड सुमवांग वांगसा ने अपने पिताजी के साथ राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री वांगसा का नेशनल डिफेंस एकेडमी में युवा ऑफिसर के रूप में प्रवेश राज्य के युवाओं के प्रेरणादायी है। श्री खांडू ने लेफ्टिनेंट सुमवांग वांगसा को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 की प्रगति का जायजा लेने के लिए अरुणाचल प्रदेश का दौरा कर रही केंद्रीय टीम का लोंगडिंग जिले का दौरा संपन्न हो गया। केंद्रीय टीम अब चांगलांग जिले के दौरे पर है। इस टीम में नीति आयोग की संयुक्त सचिव KS रेजिमोन और मौसमी साहू शामिल है। लोंगडिंग में विधायक टी वांगनाओ ने केंद्रीय टीम का ध्यान जिले में जल संकट की ओर दिलाया और कहा कि स्थानीय स्तर पर जल संकट दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय टीम ने अपने दौरे के दौरान जिले में जल संरक्षण योजना तैयार करने को लेकर भी स्थानीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। कैसे चल रहा है, कैसे आदमी लोग रह रहा है, क्या तल्ली में जी रहा है, आप लोग मालूम है। और स्कीम किसने यहाँ में सक्सेस नहीं हो रहा है उसको भी तो पता चला होगा। और क्या कैसा करने से सक्सेस होगा तो हम लोग उसका भी आइडिया मिल गया। हम लोग का यहाँ में हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाटर कंजर्वेशन प्लान कमेटी बनाया है। तो हम लोग का मीटिंग तो हम लोग को थोड़ा और ये करने दिया है कि हम लोग आने का बाद हम लोग भी महसूस होने लगा है कि हम लोग टाइम पर हम लोग का मीटिंग कंडक्ट करना है। वाटर बॉडीज
वाटर बॉडी कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, रिजुविनेशन का काम इसी डिस्ट्रिक्ट में ही सबसे ज़्यादा करना चाहिए। तो पानी का प्रॉब्लम को तो सब बताया ही है। 15 फाइनेंस कमीशन, 14 फाइनेंस कमीशन का पैसा से उसको इम्प्रूवमेंट कराओ, डेवलप कराओ ये एग्जिस्टिंग को। हम लोग को यही हम लोग एडवाइस दिया है। तो इस बार हम लोग हो पाएगा नहीं पाएगा हमको तो डाउटफुल है, क्योंकि ऑलरेडी एनुअल एक्शन प्लान बना चुका है। जिस पैसा से क्या स्कीम टेकअप करना चाहिए तो उसको तो फाइनलाइज कर चुका है। तो वेदर वी कैन डाइवर्ट इट और नॉट, वो हमको तो डाउटफुल है। डाइवर्ट करना ही मुश्किल हो सकता है। विधायक कालिंग मोयोंग ईस्ट सियांग के जिला उपायुक्त ताई तागू और पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार झा ने आज भारी वर्षा और भूस्खलन से प्रभावित पासीघाट के सिले सहित कई इलाकों का जायजा लिया। श्री मोयोंग ने कहा कि जिला प्रशासन ने भूस्खलन से प्रभावित पासीघाट पांगिन मार्ग पर यातायात वैकल्पिक मार्ग से बहाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि कई दिनों से हो रही लगातार वर्षा के कारण बाढ़ और भूस्खलन से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने जरूरी कदम उठाया है। जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने लोगों से जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और भूस्खलन की जानकारी तुरंत प्रशासन को देने की अपील की। तो इसको स्पीड अप करने चाहिए कि इसको कैसे आप ये करेगा, टेकअप करेगा। तो अभी जस्ट जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, तो अभी काम दुमारूम कर रहा है, रेस्टोरेशन काम तो कर रहा है। यहाँ में है जो हमारा बैक साइड में है और ये फ्रंट साइड में भी है। तो इसको वो लोग बोल रहा है कि वो लोग बाय 2 दिन तक इसका फिलिंग कर देगा तो ये मोटरेबल हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने देखो कल हम लोग जाके ही उधर ऑल्टरनेट रास्ता खुला दिया, क्योंकि नहीं होने से अभी यहाँ कम्यूटर के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम था। तो इसलिए कल ही हम लोग ने पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करके उधर जो पोस्ट है उसको भी हटवा लिया। जो मालिक को, ज़मीन का मालिक वाला को भी हम लोग रिक्वेस्ट करके उधर से ऑल्टरनेट कराया। देखिए, हम लोग किसी भी तरह के डिजास्टर को टैकल करने के लिए पूरी तैयारी, जो हमारा डिपार्टमेंटल प्लान है वो तो है ही, और उसको हम लोग क्लब करके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान है उसके साथ भी हम लोग पूरा कोऑर्डिनेशन में रख रहे हैं। और जो हमारे यहाँ पे फोर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का फोर्स ही नहीं, 5th IRBN की फोर्स है, CAPF है और आर्मी है और अदर एजेंसीज़ है, BRO है, उनसे भी हम कोऑर्डिनेशन में हैं, टच में हैं, और उनको भी इन्फॉर्म करके रखा है कि जब भी किसी इस तरह की ज़रूरत होगी, जहाँ पे फोर्स की ज़रूरत होगी, तो हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। बाकी जो छिटपुट ये हैं घटनाएं हैं, छोटी छोटी इश्यूज़ हैं। पापुम पारे के जिला परिषद अध्यक्ष चुकू बबलू ने ADC बालीजान, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी और जिला परिषद सदस्यों के साथ होलोंगी और बालीजान के बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों को राहत सहायता प्रदान की और पुनर्वास के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। ये जो नेचुरल जो कलामिती होते हैं ये किसी के कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पंचायत के तरफ से और मेरे पंचायत के तरफ से मैं इन लोगों को जिसका ऊपर ये जो तकलीफ़ का जो एक समय आया है, यही है कि इनका जो नुकसान हुआ उसका तो रिप्लेसमेंट नहीं कर पाऊँगा, बट बीइंग ए ह्यूमन बीइंग एटलीस्ट इस तकलीफ़ का समय मैं इन लोगों के साथ 1-2 वक्त बिताने आया हूँ। जो भी पॉसिबल वे है सरकार के तरफ से जो अपर सुबनसिरी जिले के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में तागिन भाषा की पढ़ाई शुरू हो गई है। राज्य सरकार द्वारा चालू शिक्षण सत्र से सभी स्कूलों में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक तीसरी भाषा के रूप में स्थानीय भाषा की शिक्षा के आदेश के अनुरूप अपर सुबनसिरी जिले गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल टाउन दापोरिजो में तागिन भाषा पढ़ाई जा रही है। शिक्षक और छात्र स्थानीय जनजातीय भाषा की पढ़ाई को लेकर उत्साहित है। हम बहुत खुश है ऑन बिहाफ ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये पहले बार, आई थिंक दिस इज़ इन द हिस्ट्री ऑफ अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, नेवर बिफोर इट वाज पब्लिश। तो
हम बहुत खुश है कि मेरा स्कूल में आज मैंने आप मीडिया टीम लोग आके जो इंटरव्यू लिया, तो मेरा स्टूडेंट लोग के सामने में मेरा स्पेशली मेरा तागिन लैंग्वेज का टीचर्स एल तामिन और एल दिग्जिम को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन दोनों आज पढ़ाया ये बच्चों लोग के साथ तागिन लैंग्वेज। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे संथाल विद्रोह की शुरुआत के बारे में। $1855 में 30 जून को संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के संथाल जनजातीय समुदाय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद की और बगावत शुरू कर दी। 1857 की क्रांति से 2 वर्ष पहले आरंभ हुआ ये संथाल आंदोलन 10 नवंबर 1855 तक मार्शल लॉ घोषित किए जाने तक जारी रहा। संथालों का विद्रोह स्थायी समायोजन की अन्यायपूर्ण राजस्व प्रणाली के विरोध में था, जो वन उत्पादों और वस्तु विनिमय प्रणाली पर निर्भर समुदाय का शोषण कर रही थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के 1793 के परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के अनुसार भूस्वामियों का अपनी जमीन पर स्थायी और विरासती अधिकार तभी तक रहेगा जब तक कि वे अपेक्षित भू राजस्व चुकाते रहेंगे। इस प्रकार जमींदारी की ये नई प्रथा आरंभ करने के लिए ब्रिटिश शासकों ने संथालों और अन्य जनजातीय समूहों से उनकी जमीन जब्त करना शुरू कर दिया। संथालियों को अब इन नए भूस्वामियों की सेवा करनी थी, जो उनके कृषि उत्पादों का बड़ा हिस्सा ले लेते और उनके पास लगभग कुछ भी नहीं बचता। अपने गुजारे के लिए उन्हें साहूकारों से उधार लेना पड़ता था, जो इन वंचित और निर्धन लोगों को अनाप शनाप दरों पर ऋण देते। विवश होकर संथालों को पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर होना पड़ा और वे ब्रिटिश शासकों की मांग पूरी करने के लिए जमीन जोतते रहे। नियमित पुलिस बल की तैनाती समाप्त कर दी गई और ग्राम प्रमुख को शांति बहाल रखने का दायित्व सौंपा गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। जल्दी जल्दी आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।